जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे ना। राधे राधे सभी को, गुड इवनिंग। चलिए आज हम लोग सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। बिलियन अर्थात सॉल्यूशन। देखिए यहाँ से भी हम लोग का एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है, इसलिए हम लोग ध्यान से देखेंगे। गुड इवनिंग बाबू सभी को। चलिए ध्यान से देखिए बाबू, जैसे बिलियन है क्या, बिलियन बिलियन क्या होता है। किसी दो वस्तुओं का मिश्रण को हम लोग बिलियन कहते हैं। जैसे शरबत, शरबत हमारा बिलियन का रूप होता है। शरबत हो गया, ये भी हमारा बिलियन हो गया। अगर बालू और पानी को हम भले बालू और पानी दोनों आपस में मिश्रित नहीं होगा, लेकिन जब तक दोनों साथ में तो बिलियन कहलाएगा ना। इस प्रकार से अन्य प्रकार की दूध और पानी, ये भी हमारा बिलियन कहलाएगा। लेकिन बिलियन से हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बिलियन तो हम लोग आराम से बता सकते हैं कि बिलियन एक प्रकार का मिश्रण है जो दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलने से बनता है। कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन बिलियन का दो भाग होता है, एक होता है विलायक और एक होता है विलय। देखिए नाम दोनों का अलग है, एक विलायक होता है, एक विलय होता है। जैसा नाम है उसी हिसाब से काम भी है। देखिए विलय यानी जो घुल जाता हो, जो विलय हो जाता है। जैसे पानी और शरबत की बात करेंगे तो यहां पर चीनी जो होता है, ये चीनी क्या होता है, घुलने वाला होता है, इसलिए चीनी को हम लोग विलय कहेंगे। विलायक घुलता किस में है, तो पानी में घुलता है, तो जल यहां पर क्या हो जाए बाबू, वो हमारा विलायक कहलाएगा। जल क्या कहलाएगा, विलायक कहलाएगा। जबकि चीनी हमारा विलय कहलाएगा, अर्थात ये घुलने वाला है, घुलने वाला है। समझ गए ना। एक घुलने वाला है और एक जो है अपने में घुला रहा है। अब बताइए, जब हम शरबत बनाएंगे तो जल ज्यादा देंगे या चीनी। आमतौर पर चीनी हम लोग ज्यादा देंगे, तो चीनी की मात्रा ज्यादा रहेगा या कम रहेगा, जो बताइए। कम रहेगा ना, क्योंकि चीनी अगर ज्यादा दे दिए तो बिलियन जो ना काफी गाढ़ा हो जाएगा। अपने शरबत में हम लोग देखते हैं तो यहां पर विलय की मात्रा कम लेते हैं। देखिए विलय की मात्रा क्या लेते हैं, बहुत ही कम लेते हैं, माने एक अच्छा बिलियन बनाने तक। और विलायक की मात्रा हमारा क्या होता है, अधिक होता है। क्या होती है, अधिक होता है। यहां तक कोई परेशानी की बात आप लोग को नहीं है। जैसे पानी हो गया, अल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, ये हमारा विलायक के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। जबकि चीनी हो गया, नमक का आयोडीन, ये सब विलय होता है, ये सब घुलने वाला होता है। क्या होता है, घुलने वाला होता है। चलिए आगे की ओर हम चलते हैं बाबू। अब हम जरा सा कुछ परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। देखिए अगर आपसे पूछेगा कि बिलियन क्या है, तो दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, बिलियन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण को हम लोग क्या कहेंगे, बिलियन कहेंगे। यहां तक कोई परेशानी की बात नहीं है। बिलियन किससे सॉल्यूशन किससे बनता है, तो विलायक प्लस विलय से बनता है। किससे बनता है, सोलूट प्लस सॉल्वेंट से बनता है, विलायक प्लस विलय से बनता है। अब आपसे कहेगा विलय हम किसे कहेंगे, तो सिंपल से भाषा में आपको हम समझाए हैं, जो घुल गया उसे हम लोग विलय कहते हैं। जैसे चीनी, नमक, आयोडीन, ये सब घुल जाता है, इसलिए से हम लोग विलय कहते हैं। वैसा पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थों में घुलने का काम करता है, उसे विलय कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू, उसे हम लोग विलय कहते हैं, विलय कहते हैं। आगे चलिएगा। विलायक क्या है बाबू, विलायक की अगर हम बात करें तो विलायक वैसे पदार्थ को कहते हैं जिसमें दूसरे पदार्थ को अपने में समाहित कर लेता है, उसे विलायक कहते हैं। जैसे जल, जल क्या है, चीनी को अपने में समा लेता है। दूध क्या है, चीनी को अपने में समा लेगा ना। तो ये हमारा विलायक के रूप में होता है। वैसा पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ को अपने में घुला लेता है, उसे हम लोग विलायक कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, विलायक कहते हैं। जैसे पानी हो गया, दूध हो गया, ये सब क्या होता है, विलायक होता है। अब सबसे ज्यादा मात्रा में विलायक का प्रयोग हमारे पूरी दुनिया में किसका होता है, तो जल का होता है। कह सकते हैं कि H2O जो जल जो है, इसको हम लोग सर्वात्रिक विलायक के रूप में जानते हैं। अर्थात सबसे ज्यादा विलायक का रूप में हमें यही काम करता है, जिसमें घुलने का काम होती है। आपसे बिलियन का फॉर्मूला आया हुआ, इस बार का जो एग्जाम चल रहा फिलहाल रेलवे में, उसमें आपका प्रश्न आया हुआ था कथन के रूप में कि निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत है। तो उसमें ये भी लिखा हुआ था कि बिलियन बराबर विलायक प्लस विलय, विलायक प्लस विलय। तो बाबू इस हिसाब से भी प्रश्न आता है। लगता है कि हल्का है, लेकिन कथन में देने के बाद ने भारी हो जाता है, क्योंकि एक मिस्टेक वहां पर गलत ले लेगा।
समझिए ना। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा। तो विलय किसे कहेंगे? जो घुल जाता है उसे विलय कहते हैं। विलायक किसे कहेंगे? जो अपने में घुला लेता है उसे विलायक कहेंगे। और दोनों के योगफल को कर देंगे तो विलयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विलयन हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर देखिए। अगला देखिएगा बाबू, क्या कहता है? H2 जो है सर्वात्रिक विलायक है। तापमान के बढ़ने से ठोस पदार्थ की विलेयता बढ़ जाती है, लेकिन गैस की विलेयता घट जाती है। VVI आपका है। क्या है बाबू? VVI प्रश्न क्या कह रहा है कि अगर हम तापमान में वृद्धि कर दें तो जितना हमारे सॉलिड पदार्थ है इसका विलायक माने कि दूसरे में सम्मिलित होने का जो क्षमता है ये काफी विकसित हो जाता है। जबकि गैस में कहिएगा तो क्या होगा? कम हो जाती है। गैस में क्या होती है? कम जाएगा। जब 2 विलयन का प्रसरण दाब समान होता है तो उसे हम लोग आइसोटोनिक कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? आइसोटोनिक कहते हैं। कब? जब 2 विलयन का प्रसरण दाब क्या होती है? एक समान होता है, उसे हम लोग आइसोटोनिक कहते हैं। ये सब कथन में हमारा काम देगा, समझिए ना ध्यान से। सांद्र HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड की बात कर रहा है कि नाइट्रिक एसिड का एक भाग तथा सांद्र HCl एसिड के 3 भाग के सामग्री मिश्रण को हम लोग अम्लराज कहते हैं। हम एक्वा रेजिया के नाम से आप सब सुने ही होंगे, जिसमें कितना कितना का मिश्रण होता है बाबू? तो HNO3 और HCl का मिश्रण पूछेगा तो 1:3 के अनुपात में होता है। ये भी आपका पूछा हुआ प्रश्न है कि अम्लराज में बताइए कितना अणु HCl का होता है? तो 3 अणु HCl का होता है। और बताइए HNO3 का कितना अणु होता है? तो 1 अणु होगा। आज कैसे रखिएगा? जिसे आपसे कभी अगर अम्लराज पूछ दे, अम्लराज पूछ दे, अर्थात कहने का मतलब है इक्वा रेजिया पूछ दे, इसमें कहेगा किसकी मात्रा कितना होगा, तो आपको बताना है कि नाइट्रेट एसिड जो हमारा होती है इसकी मात्रा 1 होगा और HCl की मात्रा 3 होता है। याद रखने का सबसे अच्छा तरीका कि HCl में हमारा 3 है, इसलिए आपका यहां पे 3 आंसर ध्यान से दीजिएगा। क्या ध्यान देना है? HCl में 3 अक्षर है, इसलिए हमें 3 आंसर को ध्यान देना है। कहा कि यह भी प्रश्न हमारा पूछा हुआ है। यह भी प्रश्न क्या है बाबू? पूछा हुआ है। यह भी प्रश्न हमारा पूछा हुआ है। समझिए ना। चलिए आगे की ओर चलते हैं। हाँ, अब बात कहेगा अम्लराज की, हम बात कर रहे हैं। आगे आगे एसिड में तो आएगा ही, लेकिन यहां पर भी आपको हम बता देते हैं कि अगर हम अम्लराज की बात करें तो अम्लराज में आपको जो महत्वपूर्ण होता है, जो लौह युक्त तत्व है, वो अम्लराज में मिलने से क्या होता है? वो गल जाती है। क्या होता है? गल जाता है, क्योंकि ये एक धुआं की तरह निकलती है। क्या निकलती है बाबू? इसमें एक धुआं की तरह निकलती है। अम्लराज में धुआं की तरह निकलती है, धुआं की तरह निकलती है। इसमें अगर पूछेगा कि नाइट्रिक एसिड जो है इसकी मात्रा और HCl की मात्रा कितना होता है, तो अभी बताएं 1:3 के अनुपात में होता है, जो आपका VVI है। इस अम्लराज में अगर हम बात करें कि आज सोना को देंगे तो क्या ये गला देगा? हाँ बाबू, गला देगा। एल्युमिनियम को, इसे भी, अपने प्लेटिनम को, इसे भी अम्लराज में बदल देगा। अम्लराज में क्या करेगा? बदल देगा। अगर आपसे पास कहे, अगर आपको इस बात की चर्चा करें कि आखिर हम इंक को क्यों नहीं हम हवाई जहाज पे लेके जाते हैं, तो इसका पहला कारण कि इंक एसिड का बना होता है, इसका pH मान कम होता है। दूसरा का कारण यह है कि हवाई जहाज जो है ज्यादातर एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है, और जैसी इंक गिरेगा तो इंक और एल्युमिनियम दोनों आपस में मिलकर क्या बनाएगा? अम्लराज बना देगा। और धीरे धीरे एक बूंद भी इंक अगर गिर जाती है हवाई जहाज पे, तो धीरे धीरे कर पूरा हवाई जहाज आगे की ओर चलते जाएगा, हवाई जहाज पीछे की ओर नीचे गिरते जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो भैया जिस द्रव की भांति पिघलना शुरू होता है अम्लराज। आगे की ओर चलिए। अब विलय की मात्रा की बात करते हैं। विलय की हमारी 3 मात्राएं। कितने हैं बाबू? विलय की 3 मात्रा है। 3 कौन कौन है? एक संतृप्त विलयन है, एक हमारा असंतृप्त विलयन है, एक हमारा अति संतृप्त विलयन है। समझिए ना। अब कहेगा इसका मतलब क्या हुआ, तो हम सिंपल से बात में आपको समझाते हैं। देखिए, हमारा संतृप्त विलयन है,
इसका मतलब है कि अगर हम शरबत बना रहे हैं, शरबत क्या, अगर हम शरबत बना रहे हैं तो इसमें हमें अगर सही सलामत से घोल विलयन प्राप्त हो जाए, अर्थात कहने की मतलब है एक निश्चित अनुपात में, एक निश्चित अनुपात में अगर हम पानी और चीनी को मिला देते हैं, पानी और चीनी को मिला देते हैं तो इसमें हमारा विलयन अच्छी प्रकार से प्राप्त होगा और शरबत पीने में अच्छा लगेगा। तो इसे हम लोग संतृप्त विलयन कहते हैं। अगर एक निश्चित अनुपात में मिला देगा तो हम लोग संतृप्त विलयन कहते हैं। सिंपल से बात में समझिएगा, सॉल्यूशन अर्थात विलयन की अगर हम बात करें इसका 3 भाग में रखते हैं। कै भाग में बाबू? 3 भाग में रखते हैं। एक हमारा होता है संतृप्त विलयन और एक हमारा होता है असंतृप्त विलयन और एक हमारा होता है अति संतृप्त विलयन। अब बात कहेगा बाबू कि बताइए गुरुजी इस संतृप्त विलयन क्या होता है? तो एक निश्चित अनुपात में मिलाई जाए, एक निश्चित अनुपात में होता है, अनुपात में होती है, जिससे जिस पदार्थ का हम बना रहे हैं, जो विलयन हमें बना रहे हैं वो विलयन अच्छी प्रकार से बनता है। विलयन क्या होता है बाबू? विलयन अच्छी प्रकार से बनता है। जैसे हम बात करें शरबत, शरबत की अगर हम बात करें शरबत, तो इसमें अगर चीनी और पानी का निश्चित अनुपात मिला दे, पानी और चीनी का अगर हम निश्चित अनुपात मिला दे तो शरबत क्या बनेगा बाबू? हमें अच्छी प्रकार से, ना तो ज्यादा मीठा बनेगा और ना ही ज्यादा वो क्या बनेगा, नहीं तो ज्यादा वो हमारे पानी की तरह लगेगा। समझिए ना, जब हम एक निश्चित अनुपात में मिलाएंगे तब की बात करें। संतृप्त विलयन में आपको कहता है कि भैया इसमें क्या करना है कि कोई खास निश्चित अनुपात में नहीं मिले, और अगर अगर विलय की मात्रा कम हो जाए, विलय की मात्रा कम हो जाए तो भैया शरबत तो विलायक, अगर मान लीजिए पानी और चीनी की बात करेंगे तो चीनी तो यहां विलय का रूप लेगा। अगर विलय की मात्रा हम कम कर दिए, अगर चीनी की मात्रा हम कम कर दिए, जब चीनी की मात्रा हम कम कर दिए बाबू, तो जो हमें शरबत प्राप्त होगा वो हमें सही नहीं लगेगा, सही नहीं लगेगा, जिसे हम लोग असंतृप्त विलयन कहते हैं। इसमें विलय की मात्रा कम होती है। विलय की मात्रा क्या हो? हाँ, हम बता रहे थे कि असंतृप्त विलयन, इसमें विलय की मात्रा क्या होती है? ज्यादा हो जाता है। विलय की मात्रा ज्यादा हो जाता अति संतृप्त कहलाता है। विलय की मात्रा कम हो जाएगा तो असंतृप्त कहलाएगा। अगर निश्चित अनुपात में रहेगा तो हमारा संतृप्त कहलाएगा। आप लोग बाराती जाते होंगे, कितने लोग बारात गए होंगे? लगभग लोग गए होंगे, जितना भी बॉय है वो सब बारात गए होंगे। बारात में देखिएगा जब अगला पंक्ति जाता है ना तो कहता क्या, जब अगला पंक्ति को शरबत दिया गया उसको पीने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि पहले पंक्ति में है ना, शरबत खत्म नहीं हुआ, नया नया शरबत है। उसके बाद पीछे से आदमी जब जाएगा ना तो उसको पानी, शरबत सही नहीं लगेगा, थोड़ा पानी की मात्रा ज्यादा देखने को मिलेगा। जब आकर सभी लोग बैठेगा ना तो कहेगा पता है बाबू शरबत सही नहीं बना था। जो पहले से गया हुआ है ना वो कहेगा शरबत तो इतना अच्छा बना हुआ था कि उतना अच्छा हम घर में भी नहीं पिए थे। तो कहेगा एक कैसे हुआ? तो आपको
वहां पर दिमाग लगाना। ये इसलिए हुआ क्योंकि शरबत तो बना हुआ था कम की मात्रा में, कम लोगों के लिए बिलियन अच्छी बना हुआ था, अच्छा प्रकार की शरबत बना हुआ था, तो संतृप्त बिलियन में रूप में था, समझ गए ना। लेकिन अगर चीनी सही से नहीं घुला होगा तो नीचे भी चीनी की मात्रा काफी होगा। तो अगर ऊपर अच्छी प्रकार का बिलियन समाप्त हो गया हो तो नीचे अगर जमा हुआ चीनी होगा तो उसमें नीचे वाला थोड़ा और मीठा लग रहा होगा और बरात की संख्या भी और ज्यादा होगा। तो जब तक चीनी नीचे जमा हुआ था और मीठापन ज्यादा आ गया, इसका मतलब वो अति संतृप्त में चला गया था। बाद में लोगों ने कहा ना इसमें और पानी मिलाइए क्योंकि बरात की संख्या और है, इससे मीठा हो जाएगा। जो नीचे चीनी जमा हुआ, घर में चीनी मान ली खत्म हो गई, तो उस चीनी को लेगा और उस चीनी को क्या करेगा बाबू, उसमें पानी ज्यादा अपनी इस बार मिला दिया, तब विलायक की मात्रा ज्यादा हो गया, अब विलय की मात्रा कम हो गया, अब वो बन गया असंतृप्त। जब विलय की मात्रा कम हो गया तो शरबत तो कम मीठापन रहेगा ही रहेगा, चीनी की मात्रा ही कम हो गई ना। तो बारात वाला सब लोग एक दूसरे के माँ मिश्रण करेगा, भाई हम कम शरबत पिए हैं, कहा कि हमारा शरबते सही नहीं था, चीनी के तो नामे निशान मिटा दिया गया है। और दूसर का कहेगा तो खुशी से बोलेगा क्या बात है, हम जो शरबत पिए हैं ना वो किसी के घर में भी शरबत नहीं बना होगा, इतना अच्छा शरबत पिए, कहा कि पहले चला गया था। समझिए ना। चलिए यहां तक आपको समझ में चला आया होगा। अगर किन्हीं आया यस या नो बता दीजिए, अगर किन्हीं को नहीं आया तो यस या नो बता दीजिए बाबू। असंतृप्त अभी बताए हैं। वैसे विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा आवश्यकता से बहुत अधिक घुली हो एवं उससे अधिक उस तापमान पर नहीं घुलाया जा सकता है, उसे असंतृप्त विलयन कहा जाता है, असंतृप्त विलयन कहा जाता है। अगला प्रश्न की ओर चलिएगा। अब आपके पास है कि घुलने के आधार पर विलयन के प्रकार। घुलने के आधार पे हम लोग विलयन के दो प्रकार में रखते हैं। किसके आधार पे? घुलने के आधार पे। एक समांगी विलयन, एक विषमांगी विलयन, यानी कि एक होमोजेनियस है, एक हेट्रोजेनियस है। होमोजेनियस सॉल्यूशन, हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन में दोनों में क्या अंतर है जो समझिएगा। जैसे अभी अभी हमने आपको चीनी और शरबत के बारे में बात कर रहा था। किसके बारे में? चीनी और शरबत के बारे में बात कर रहा था ना। तो आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो हमारे आपसे बात घुले हुए के आधार पे दो भाग में होता है। एक हमारा समांगी विलयन होती है, एक हमारा समांगी विलयन होता है, और एक हमारा होता है विषमांगी विलयन। विषमांगी विलयन। अब कहिएगा गुरुजी इन दोनों में तो अलग क्या है? तो दोनों अलग ये है बाबू कि इसमें जो है ना, इसमें जो है विषमांगी विलयन में जब हम मिश्रण करते हैं ना तो जितना विलयन होता है ना सब एक समान होता है। यानी इसमें इसका जो विलयन होता है, इसका विलयन विलयन प्रत्येक इसका विलयन के प्रत्येक भाग एक समान होता है। प्रत्येक भाग क्या होती है? प्रत्येक भाग एक समान होता है, एक समान होता है, समान होता है। जैसे अगर हम बात करें कि दूध में चीनी मिला दिया जाए, किसमें? दूध में चीनी, और अच्छी तरह से घोल दिया जाए, तो आप बताइए, मान लिए इतना बोतल में हमने, पूरा बोतल में हमने दूध में चीनी मिलाया, अच्छी प्रकार से घुला हुआ चीनी है, तो बताइए ऊपर का इतना दूर का जो चीनी और दूध का मिश्रण है, क्या उसमें मीठापन ज्यादा रहेगा और इसमें कम रहेगा नीचे में? ऐसा तो नहीं हो सकता है। जब अच्छी प्रकार से घुला हुआ है तो दोनों में क्या रहेगा? हर एक जगह सेम रहेगा। क्या रहेगा बाबू? सेम रहेगा। जब हर एक जगह एक समान रहता है इसे हम लोग समांगी विलयन कहते हैं। क्या, कौन सा भाग कहते हैं? समांगी विलयन कहते हैं, जिसका प्रत्येक भाग क्या होता है? प्रत्येक भाग एक समान होता है। लेकिन विषमांगी विलयन में ऐसी बात नहीं है। आप बताइए जल है, इसमें अगर हम बालू मिला दें, बालू, तो वो बालू अगर हम मिला देते हैं तो बताइए बालू तो इसमें पानी में तो घुलेगा नहीं, तो नीचे जम जाएगा ना। ज्यादा अगर मान ली इस प्रकार से हिला देंगे तो ऊपर का जो भाग आएगा कुछ ही बालू का कण पाया जाएगा, बाकी तो नीचे चला जाएगा। हर एक जगह पूरा विलयन में एक समान नहीं रहेगा। जब एक समान विलयन में नहीं रहेगा इसका मतलब है कि ये विषमांगी विलयन होगा ना। कहने का मतलब यह है कि विलयन, इसमें क्या होता है कि विलयन के प्रत्येक भाग एक समान नहीं होता है, एक समान नहीं होता है। विलयन के जो प्रत्येक भाग होता है ना एक समान नहीं होता है, उसे हम लोग विषमांगी विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? उसे हम लोग विषमांगी विलयन के नाम से जानते हैं, विषमांगी विलयन के नाम से जानते हैं। चलिए पानी को हम लोग मिलाए हैं इसमें चीनी ना, तो पी भी लेते हैं।
यहां तक आपको किसी प्रकार कोई परेशानी की बातें नहीं है। हाँ, चलिए बाबू, यहां तक हम लोग चले हैं। अब देखिए समांगी विलयन क्या कहता है बाबू, वैसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ एक दूसरे में 100% घुला हो उसे समांग विलयन कहा जाता है। जैसे पानी में चीनी का विलयन, पानी में दूध का विलयन, पानी में नमक का विलयन इत्यादि, समझिए ना। बर्फ एवं वायु प्रकृति में होते हैं तो वो समांगी विलयन का रूप लेते हैं। कैसा? समांगी, एनसीईआरटी का लिखा हुआ, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। विसमांगी विलयन की बात करेगा तो वैसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ एक दूसरे से 100% नहीं घुला होता है उसे विसमांग कहते हैं। जैसे एग्जांपल में नदी का गंदा पानी, वायुमंडल में धूलकण इत्यादि, वायुमंडल में धूलकण और इत्यादि, धूलकण इत्यादि क्या होता है, ये सब हमारा विसमांगी में आता है। अब देखिए विसमांगी विलयन दो प्रकार से अलग होता है। कितना प्रकार बाबू? विसमांगी विलयन की अगर हम बात करें तो इसे हम लोग दो प्रकार से अलग करते हैं। कितने प्रकार से? दो प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, अलग करते हैं। कौन कौन? पहला होता है निलंबन विधि। कौन सा विधि? निलंबन विधि। निलंबन विधि कहा जाता है विजातीय मिश्रण जिसमें विलय के कण घुलते नहीं है बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित रहता है, मतलब मिलता नहीं है, मिलता नहीं है। वैसा विसमांग विलयन जिसमें विलय की कणों की जो मात्रा है अगर 10 पर -5 cm से बड़ा होता है तो निलंबन कहलाता है, यानी कि वो सही से घुल नहीं पाता है। कितना त्रिज्या होना चाहिए कण का? त्रिज्या 10 पर -5 cm अगर कण की त्रिज्या दिया हुआ है, इसका मतलब है वो जो विलय है वो विलयन में यानी विलायक में सही तरीका से वो क्या होगा, नहीं मिल पाता है, सही तरीका से नहीं मिल पाता है। जैसे कि नदी का गंदा पानी में अगर हम बात करेंगे तो जो वहां पर पानी जो है और उसकी जो ऊपर जो मिट्टी आ गई है वो सही से नहीं मिल पाता है, इसलिए हमें धूलकण दिखाई देता है। और वही जब धूलकण नीचे की ओर बढ़ जाएगा तो पानी हमारा ऊपर चले आता है। इससे साफ पता चलता है कि दोनों आपस में मिश्रित नहीं होती है, मिश्रित नहीं होती है। अगर वायुमंडल में धूलकण की बात करेंगे ये भी मिश्रित नहीं होती है। वायुमंडल में धुआं इत्यादि की बात करेंगे ये भी हमारा मिश्रित नहीं होता है, नहीं ना होता है ना। तो यहां से कोई परेशानी की बातें नहीं है। अब आपको है कि निलंबन के कणों को हम आंखों से देखा जा सकता है। जैसे भैया अभी नदी का पानी गंदा होगा तो इसको हम आंख से देख सकते हैं ना कि मिट्टी मिला है, लेकिन कुछ पल के बाद देखिएगा मिट्टी नीचे जाकर जम जाता है, पानी ऊपर बच जाती है। इसे निलंबन विधि कहते हैं। मिश्रण के दो प्रकार होता है, एक निलंबन विधि, एक होता है कोलाइड विधि। कौन सा विधि होता है भाई? कोलाइड विधि। पदार्थ के कण समान रूप से परिक्षेपित रहता है परंतु ये विसमांगी होता है। पता नहीं चलती है कि पदार्थ इसमें एक दूसरे मिला हुआ है कि नहीं है, लेकिन मिला हुआ नहीं रहता है। जैसे रक्त की बात करें तो रक्त भी हमारा कोलाइड विलयन का ही उदाहरण है। रक्त कोलाइड विलयन का ही उदाहरण कभी भी देगा। रक्त किसका उदाहरण है? तो कोलाइड विलयन का उदाहरण है, क्योंकि इसमें जो कण की जो त्रिज्या होती है ना वो 10 पर -5 cm से भी कम होता है और 10 पर -7 cm तक हो सकता है। कितना तक बाबू? 10 से -5 cm से लेकर 10 पर -7 cm तक हो सकता है। इसे हम लोग कोलाइड विलयन कहता है। जिसे दूध, पनीर, शहद, सेंट, पेंट, क्रीम इत्यादि ये सब कोलाइड विलयन का उदाहरण है। किस कौन से विलयन का? कोलाइड विलयन का उदाहरण है। अब कोलाइड विलयन भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पयास और एक होता है जेल। एक होता है पयास और एक होता है जेल। अब कहेगा पयास क्या है? ये द्रव का विलयन होता है। पयास, प्रश्न आता बाबू आपसे, अगर पयास कहेगा तो पयास में आपको बताना है पयास कहेगा एक पयास कोलाइड क्या होता है, पयास कोलाइड क्या होता है, तो आपको तुरंत वहां पे जवाब देना है कि ये द्रव का विलयन होता है। द्रव में द्रव का विलयन होता है, द्रव में द्रव का विलयन होता है, लेकिन सही तरीका से क्या होता है, नहीं होने की वजह से, सही तरीका से नहीं मिलने की वजह से ये विसमांगी का भाग बनता है। एग्जाम्पल के रूप में कहेगा तो दूध, इत्र यानी सेंट की बात कर रहे हैं, सेंट की बात कर रहे हैं, पेंट, गोंद इत्यादि किसका उदाहरण है बाबू? तो पयास कोलाइड का उदाहरण है, पयास कोलाइड का उदाहरण है। यही कहेगा जेल, तो ठोस और द्रव का मिश्रण होता है। किसका? जेल कहेगा, जेल कोलाइड की नाम लेगा। दूसरा का है हमारा जेल कोलाइड। जेल कोलाइड विलयन की अगर बात कहेगा तो आप वहां पर ध्यान दीजिएगा, ये इसमें ठोस द्रव का विलयन होता है। इसमें किसका विलयन होता है बाबू? ठोस और द्रव का विलयन होता है। एग्जाम्पल के रूप में जिससे आपको पनीर
पनीर हो गया, या फिर हमारा शहद हो गया, या फेस वॉश, फेस वॉश, ये सब हमारा क्रीम का जो रूप होता है किसका होता है? जेल का भाग होता है। यानी द्रव, ठोस में द्रव का विलयन होता है। ठोस में क्या होता है? द्रव का विलयन होता है। जबकि दूध, इत्र, पेंट, गोंद इत्यादि की बात कहेगा तो द्रव में द्रव का विलयन होता है। कोई परेशानी की बात यहां तक नहीं है। वीडियो नहीं रुक रहा बाबू, समझ गए ना? यहां तक आपको कोई परेशानी की बातें नहीं है। आगे की ओर चलते हैं। प्रयास और जेल में आपको कोई परेशानी की बातें नहीं होनी चाहिए। कोलाइड के लक्षण से अगर कई प्रश्न अगर ध्यान दिया, कोलाइड जो है ना समांगी की तरह दिखाई देगा, परंतु ये वास्तविक में होता क्या है? विसमांगी होता है। वास्तविक में क्या होता है बाबू? विसमांगी होता है। अभी बता रहे थे। अब बताइए दूध, दूध में हम कैसे कह सकते हैं कि दूध और चीनी को मिलाएंगे तो विसमांगी होगा? हर एक जगह तो एक समान देखने को मिलेगा, लेकिन उसके त्रिज्या के अणु के ऊपर जाएंगे ना तो क्या होगा? विसमांगी हो जाती। क्या हो जाती है? विसमांगी हो जाती है। लेकिन ये भी बात है कि सही से नहीं दिख पाने की वजह से इसे हम लोग कोलाइड विसमांगी में रखते हैं, और जो सही से दिखता है उसे निलंबन विसमांगी में रखते हैं। दोनों बात हम कर रहे हैं। जो सही से नहीं दिख रहा है उसे निलंबन नहीं दिखता है सही से, उसे कोलाइड विलयन में रखते हैं सॉल्यूशन में। और जो सही से दिख रहा है, जैसे गंदा पानी, नदी का पानी गंदा होना, तो वो किस में रखें? निलंबन विधि में रखेंगे। निलंबन विधि में रखेंगे। कोलाइड से गुजरती हुई प्रकाश किरण पुंज का प्रकीर्णन होता है। क्यों होता है? क्योंकि बाबू उसमें कण जो है ना सही तरीके से मिला हुआ नहीं है। अब प्रकाश को रोकेगा, जब प्रकाश को रोकेगा तो प्रकाश का प्रकीर्णन होगा ही होगा। प्रकाश का प्रकीर्णन होगा। आकाश लाल दिखाई दे, अति नीला दिखाई देता प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। पृथ्वी नीला दिखाई प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। क्यों? क्योंकि धूलकण भरा हुआ वायुमंडल में है, प्रकाश को जहां तहां विक्षेपित कर देता है। अगला बादल उदाहरण है हवा में तैरती पानी की छोटी छोटी बूंदे का। किसका उदाहरण है बाबू? बादल। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि बादल क्या है? तो हवा में तैरती हुई पानी की छोटी छोटी बूंदे हैं। हवा क्या है? तो पानी, तैरती हुई पानी का क्या है बाबू? छोटे छोटे बूंदे हैं। कहां पर? हवा में। अब कोलाइड के प्रमुख गुण है। पहला है किंडर प्रभाव। जब प्रकाश की किरण पुंज को अंधेरे कमरे में कोलाइड विलयन से गुजारते हैं तो विलयन में प्रकाश का पथ स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन प्रकाश इसे पार नहीं कर पाता है। इस प्रभाव को हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। यानी अंधेरे कमरा में अगर हम प्रकाश को देते हैं, कोलाइड विलयन में अगर हम प्रवेश करा के प्रकाश को लेकर जाते हैं तो आप देखिएगा कि प्रकाश हमें अंधेरा कमरा जो हमारा रूम है, रूम तक नहीं पहुंच पाया। और जो हमारा प्रकाश है, जो विलयन हम बीच में लगाए हैं, उस विलयन में उजरा के रह गया है। उसे हम लोग कोलाइड विलयन का नाम देते हैं। ये हमारा टिंडल प्रभाव के द्वारा कहा जाता है, टिंडल प्रभाव के द्वारा बताया जाता है ना। अब जैसे हम गौतम बुद्ध की बात करें तो गौतम बुद्ध में को उनका पिता को पता था, उनका पिता और माता दोनों को पता था कि एक समय आएगा कि गौतम बुद्ध हमें, जो हमें सिद्धार्थ है, ये हमें हमारे पूरा राज को छोड़कर जाने वाले हैं। इसलिए उनके दिमाग को ओझराने के लिए उनका विवाह कर दिया गया, विश्व सुंदरी से किया गया। उस समय का वो विश्व सुंदरी थी उनका पत्नी। विश्व सुंदरी से विवाह किया गया ताकि वो अपने लिपस्टिक, भिको और कोलाइड विलयन और समांगी विलयन में उजरा के उसको रख दे, सिखाते सिखाते। लेकिन वो नहीं रख पाए। वो समझ गए इसके बारे में ना। टिंडल प्रभाव ने क्या कहा कि अंधेरे में अगर किसी रूम में हम प्रकाश को देते हैं और वहां पर कोलाइड विलयन से होकर गुजारेंगे, अगर प्रकाश को अगर उससे होकर निकालेंगे तो वहां पर क्या होगा? हमारा विलयन जो है वो प्रकाश को रोक देगा, प्रकाश को जाने नहीं देगा, क्योंकि उसमें कण पाया जाता है। समझ गए ना? चलिए अब देखिए, यहां पर सोल्यूशन प्रकाश दे दिया है, यहां पर विक्षेपित प्रकाश को आप लोग को देखने को दिखाया रहा है। क्या? विक्षेपित प्रकाश को। टिंडल प्रभाव का कारण यह है कि कोलाइड कण प्रकाश के किरणों को प्रकीर्णित कर देता है। क्या करता है बाबू? प्रकीर्णित कर देता है। सूरज की किरणें अंधेरे कमरे में किसी छिद्र से होकर आती है तो किरणों के पथ में उपस्थित धूलकण के हमें दिखाई देता है। आप लोग भी देख सकते हैं। कितने लोग हैं जो इसका अनुभव किए, जो अभी बात हम बता रहे हैं? क्या सूरज की किरण जब आता है हमारा रूम में, अब मान लिया कि रूम हमारा अंधेरापन है, तो देखिएगा कि जो किरण आ रहा है ना उसमें कुछ नचते हुए रहेगा। वो कुछ नचता नहीं है बल्कि वायुमंडल का धूलकण वो नच रहा है।
ऐसे हमें ऐसे हम देख रहे हैं तो हमारे धुलकन नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन वो स्पेशल प्रकाश आ रहा है अंधेरा में, तो वहां पर प्रकाश सिर्फ है, इसलिए वहां पे हमें नाचते हुए धुलकन दिखाई दे देता है। ये आप लोग भी अनुभव किए होंगे। सिनेमा हॉल में जब प्रोजेक्ट द्वारा स्क्रीन पर प्रकाश डाला जाता है तो प्रकाश के पथ में उपस्थित धूल के कणों के कारण प्रकाश का पथ क्या होता है, दीप्तिमान हो जाते हैं। क्या होते बाबू, दीप्तिमान हो जाता है। ये तो आप लोग भी देखे होंगे। जब प्रकाश की बात आ रही सिनेमा घर में भी दिया तो देखता है सिनेमा घर में देता पूरा अंधेरा कर देता, पूरा अंधेरा, कुल बल्ब बंद रहता है। जब कुल बल्ब बंद रहता है तो अंधेरेपन होता है, तो प्रकाश से हम लोग का आराम से दिखाई देगा उसमें धुलकन ना। चलिए, ये तो हम लोग टिंडर प्रभाव के बारे में बात कर रहा था। एक हमारा होता अस्कंदन विधि, निलंबन विधि हो गया, कोलाइड विधि हो गया। अब एक हमारा अस्कंदन विधि है। एक कोलाइड विलयन में से कोलाइड कणों के अवक्षेपण से, किससे, अवक्षेपण की क्रिया को अस्कंदन कहते हैं। अवक्षेपण क्रिया क्या कहते हैं बाबू, अस्कंदन कहते हैं। कोलाइड विलयन के अवक्षेपण माने उसको भी और कम करने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अस्कंदन कहते हैं। जिसे कट जाने पर जब खून का बहाव रोकना हो तो उस स्थान पर फेरिक कोलाइड या फिटकिरी का प्रयोग करने से खून का बहाव रुक जाता है। यह प्रक्रिया अस्कंदन के फलस्वरूप होता है। क्या होता है, अस्कंदन के फलस्वरूप इसलिए होता है क्योंकि रक्त में क्या होता है, फिटकिरी जाकर क्या होता है, अभिक्रिया करके एक दूसरे को रोकने का प्रयास करता है। लगता हम लोग एक दोनों मिल गया, लेकिन मिलता नहीं है क्योंकि विसमांगी विलयन होता है। क्या होता है, दोनों विसमांगी विलयन होता है। क्या होता बाबू, विसमांगी विलयन होता है। विसमांगी विलयन होता है। अगला देखिएगा ब्राउनियन गति। ब्राउनियन गति नंबर 3। ब्राउनियन गति क्या है, कोलाइड विलयन के कण सदैव विभिन्न दिशाओं में अनियमित गति करती है, इसे ब्राउनी गति कहते हैं। ये तो हम सभी लोग जानते हैं। अब जब हम प्रकाश की कण की बात कर रहे हैं, प्रकाश की कण की अगर धुलकन की बात करें तो वो क्या हमारे वो एकदम प्रकाश में आ रहा था, और प्रकाश जहां आ रही वहां पर जो वहां उस प्रकाश का धुलकन पहुंचता है वो हमें हमारी आंखों से दिखाई दे रहा था, और जो वहां पे नहीं पहुंच पाया वो हमें नहीं दिखाई दे रहा था। तो ये तो गति कर रहा ना, अनियमित गति है, कोई खास निश्चित गति तो है नहीं इसका। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्राउनियन गति कहते हैं। इसका खोज रॉबर्ट ब्राउन साहब ने 1827 में किए थे। वही रॉबर्ट ब्राउन है जिन्होंने केंद्र का भी खोज किए हैं, केंद्र का भी खोज किए हैं। केंद्र का भी खोज करने वाला कौन है बाबू, वो भी हमारा रॉबर्ट ब्राउन साहब ही थे, केंद्र की खोज करने वाला। चलिए, अब देखिए विलयन की क्षमता निकालने के लिए आप लोग इस फार्मूला को सिर्फ आप लोग को ध्यान देना है। पहला होता है नॉर्मता। ये इंटर क्लास की आपका प्रश्न है, इंटर क्लास में आपको ये बताया गया है। किसी विलयन में घुले हुए विलयन के ग्राम तुल्यांक की संख्या को नॉर्मता कहा जाता है। नॉर्मता को हम लोग एन से सूचित करते हैं। नॉर्मता बराबर होता है W/V गुना 100/E, विलयन का अनुभार वटा धनात्मक आयनों की संख्या। जहां E की अगर हम बात करें तो विलयन का अनुभार वटा धनात्मक आयनों की संख्या निकालना होता है। जहां W की बात करेंगे तो ये विलय का भार होता है। किसका होता है बाबू, W की बात करेंगे, अर्थात इसे लिख सकते हैं यहां N बराबर नॉर्मता बराबर N बराबर विलय का भार वटा विलयन का आयतन गुना 100/E, 100/E। जहां E भी निकाले कहेगा तब विलयन का अनुभार बटा उसमें जो धन आयनों की संख्या है उससे भाग देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, हमारा E का मान निकल जाएगा, E के मान निकल जाएगी। ये हमारा N बराबर फार्मूला होता है। ध्यान दीजिए, N बराबर W/V गुना 100/E, अर्थात विलय का भार बटा विलायक का आयतन गुना 100/E, 100/E। अब एक और हम लोग कहा मोलरता। मोलरता से अगर आपसे पूछेगा तो ध्यान दीजिएगा, इसमें होता है मोलरता बराबर विलय का भार वटा विलयन का आयतन गुना 100 विलय का अनुभार। यानी मोलरता बराबर किसी विलयन में घुले हुए विलय के ग्राम मोलों की संख्या। क्या बाबू, ग्राम मोलों की संख्या को मोलरता कहा जाता है। ग्राम मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं।
मोररता बराबर फॉर्मूला होता है W/V, अर्थात जहां W के मान होता है विलय का भार, फिर कह रहे हैं W क्या होता है बाबू, विलय का भार, अब V बराबर होता है विलयन का आयतन गुना 100/m, यहां m है तो ये हमारा विलय का अनुभार m बराबर हो गया। वहां पर था कि W/V गुना 100/E, और फिर E बराबर था हम लोग का विलय का अनुभार वटा धनायन अणुओं की संख्या, धनायन अणुओं की संख्या। अब हम लोग कहे मोलरता बराबर निकालने कहेगा, देखिए ए मोलरता ये अलग होता है, अमोललता ये क्या होती है, अलग होता है दोनों। उसमें विलय का हम लोग का ग्राम, विलय का ग्राम मोलों की संख्या को निकालना होता है। यहां पर देखिए विलय के ग्राम अणुओं की संख्या निकालना होता है। विलय के ग्राम मोलों की संख्या कहेगा तो मोलरता हो जाएगा र वाला, और ग्राम अणुओं की संख्या कहेगा तो ल वाला मोललता हो जाएगा। इसको हम लोग यम शून्य से सूचित किया जाता है। फॉर्मूला होता है A/B, जहां A बराबर हमें क्या होता है, विलय का भार, A बराबर विलय का भार, जहां B बराबर होता है विलायक का भार, यहां बिलियन से कोई मतलब नहीं। A बराबर विलय का भार और B बराबर विलायक का भाग और M बराबर विलय का अनुभार। बात तो दोनों सेम है, हम तीनों फॉर्मूला का आप लोग के बीच में लिखते हैं। जैसे आपसे कहेगा नॉर्मता बराबर बता दीजिए, तो आपको कहना है W/V गुना 100/E, 100/E, 100/E है ना, 1000/E, 1000/E, 1000/E। यही आपसे कहेगा मोलरता अनियम बराबर, ये क्या होता है, र बराबर, र वाला यानी मोलरता बराबर। आपको कहना है W/V गुना 100/M यानी 1000/M, जहां यहां विलय का ये भार है, विलायन का विलयन का आयतन है, यहां विलय का भार है और यहां हम लोग का क्या है, विलायन का आयतन है, विलयन का आयतन है, और यहां विलय का फिर अनुभार है। और एक हमारा होता है मोललता, मोललता, मोललता बराबर क्या होते हैं बाबू, मोललता बराबर आपसे पूछेगा तो ए हमारा होता है A/V गुना 100/M। यहां पर ए जो 1000/M, ए जो यहां पर हमें दर्शा रहा है, ये हमें विलय का अनुभार दर्शा रहा है, विलय का अनुभार दर्शा रहा है। और जो बी है ये हमें विलायक का अनुभार दर्शा रहा है, विलायक, उसमें कौन सा किसमें ये मिला है, विलायक का अनुभार। यम जो है ये विलय का क्या दर्शा रहा है, तो विलय का हमारा भार दर्शा रहा है। विलय का हमारा क्या दर्शा रहा है बाबू, विलय का हमारा अनुभार दर्शा रहा है, अनुभार दर्शा रहा है, ये हमें अनुभार दर्शा रहा है। ये विलय का भार दर्शा, मैं कितना दिया हुआ रहेगा वो बात को ध्यान दीजिएगा। विलय का भार दर्शाएगा और ये विलय का अनुभार दर्शाएगा, अनुभार दर्शा रहा है, अनुभार दर्शा रहा है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा इन बातों को, इन बातों को आप लोग को ध्यान देना है। यहां तक कोई परेशानी की बातें, अब यहां तक कोई परेशानी की बात नहीं, लेकिन एक बात और ध्यान दीजिएगा, जिससे हम आपको बता रहे थे बिलियन, क्या बता रहे हैं बाबू, बिलियन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की हमने आपको फॉर्मूला बता दिया है, सॉल्यूशन की हमारा होता है बिलियन, विलायन, एक मिनट बाबू, बिलियन बराबर, बिलियन बराबर, बिलियन बराबर विलायक, विलायक प्लस विलायक प्लस विलय। अब जरा सा एक बात बताइए, अगर आपसे कहेगा कि प्रतिशत विलायक का द्रव्यमान बताइए, या प्रतिशत विलायक कहेगा तो नहीं निकाल सकते हैं। प्रतिशत विलायक कहेगा तो विलायक वटा बिलियन गुना 100, ऐसे ये तो नहीं पूछेगा, लेकिन विलय प्रतिशत आपसे पूछेगा कि विलय प्रतिशत बता दीजिए, तो आपको कहना है विलय वटा विलियन, और कितना सॉल्यूशन है, कितना क्या है, कितना हमारे पास है सॉल्यूशन है, और गुना 100, गुना 100। ये दो ही बातों तो हमारे पास था, तीन ही बातों तो बिलियन में था, बिलियन में हमारा तीन ही बातों था बस हम लोगों की।
चलिए आज के लिए इतना। हम आज हम लोग का बिलियन समाप्त हुआ ना। फुल नोट कर रही हो? नहीं। अंकिता, एक दिन भी छुट्टी नहीं मिलती है खाना बनाने से। एक कह रही हम खाना बना रहे हैं, एक कहता है एक दिन भी छुट्टी नहीं मिलता हम लोग को खाना बनाने से। बाहर है भैया। तो क्या मिलता है? छुट्टी मिलता है आप लोग को खाली मोबाइल चलाने कह दे तो अच्छा है ना। खाना बनाने कह दिया तो बहुत खराब है। ये तो बात है। अब बताइए, अगर आप लोग जॉब ले लिए तो वो तो खाना बनाएगा ही बनाएगा, भूखा तो रहेगा नहीं ना। इसलिए जॉब लीजिए। मन उब जाता है। मारेंगे ना, कैमरा के भीतर घुस के मारेंगे, समझ गया ना। आ रहे मैराथन लेकर, और उसमें अगर जवाब नहीं दिया ना तो कैमरा के भीतर घुस के मारेंगे आप लोग को। सबका नाम हमें याद रहता है जब वहां पे देखते हैं कमेंट में बॉक्स में। तो समझिए ना, जो नहीं बताएंगे ना कैमरा के भीतर घुस के मारेंगे। चलिए बिलियन आज हम लोग का हुआ। कल हम लोग का कुछ और। चलिए कोई बात नहीं बाबू। चलिए आपका बस जल्दी से आप लोग जॉब लेकर आइए, उसके बाद उसका खुशी ही कुछ और रहेगा ना। जय हिंद, जय भारत।